आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो पर्दे के पीछे रहकर हमारी लाइब्रेरियों को जबरदस्त ताकत देती है, खासकर आज के इस डिजिटल दौर में। चलिए, इस पूरी बात को समझने के लिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या आज के जमाने में कोई भी लाइब्रेरी अकेले दम पर चल सकती है? देखिए, आजकल लाइब्रेरियां एक साथ कई मुश्किलों का सामना कर रही हैं और हालत यह है कि किसी एक अकेली लाइब्रेरी के लिए टिके रहना लगभग नामुमकिन हो गया है। तो असल में हो क्या रहा है? एक तरफ तो नई नई जानकारी का जैसे सैलाब आ गया है और दूसरी तरफ हैं हम जैसे यूजर्स जिन्हें हर जानकारी फौरन चाहिए। इन दोनों के बीच लाइब्रेरियां पिस रही हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए, सिर्फ 1 साल में ही नई किताबों की छपाई में 6% की बढ़ोतरी हो गई। सोचिए, इतनी सारी नई किताबों को कोई एक अकेली लाइब्रेरी कैसे खरीद कर रख सकती है? और ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, जो ज़रूरी अकादमिक पत्रिकाएं होती हैं उनकी कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं, जिससे लाइब्रेरियों का बजट और भी कम पड़ जाता है। इस दबाव ने लाइब्रेरियों की पूरी सोच ही बदल दी है। अब जोर इस बात पर नहीं है कि हर किताब शेल्फ पर मौजूद हो, बल्कि इस बात पर है कि लोगों को जानकारी तक पहुंच मिले, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। और इसी मुश्किल का हल एक बहुत ही शानदार आइडिया से निकला, जिसने लाइब्रेरियों के काम करने का तरीका ही बदल दिया। ये आइडिया है रिसोर्स शेयरिंग का। सीधी सी बात है, आपस में मुकाबला करने के बजाय लाइब्रेरियों ने हाथ मिला लिया। उन्होंने महसूस किया कि मिलकर काम करने से सबका फायदा है। अब यहां एक दिलचस्प बात है, ये रिसोर्स शेयरिंग पुराने जमाने के सहयोग का बस एक नया नाम नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं आगे की चीज है। पहले का सहयोग वो तो आस पड़ोस की लाइब्रेरियों तक ही सीमित था, लेकिन आज का रिसोर्स शेयरिंग टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया की लाइब्रेरियों को आपस में जोड़ता है। तो चलिए, अब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने सहयोग के इस सरल से विचार को इतनी बड़ी हकीकत में कैसे बदल दिया। इसकी कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ी। 1901 में कैटलॉग को एक जैसा बनाने की कोशिश हुई, फिर 1963 में पहला बड़ा नेटवर्क OCLC बना। धीरे धीरे बड़े बड़े पब्लिशर्स भी साथ आ गए और 2003 में भारत में IND-ST-AICT कंसोर्टियम के साथ तो ई-रिसोर्स खरीदने का एक नया दौर ही शुरू हो गया। और इन नेटवर्क्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जानकारी का रूप ही बदल गया था। सोचिए, 2002 तक ही 92% नई जानकारी हार्ड डिस्क पर बन रही थी। इस डिजिटल सैलाब की वजह से लाइब्रेरियों के लिए नेटवर्क बनाना और जानकारी शेयर करना वो अब कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक जरूरत बन गया था। और इसी डिजिटल जरूरत ने जन्म दिया आज के सबसे ताकतवर सिस्टम को, लाइब्रेरी कंसोर्शियम। तो ये कंसोर्टियम क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे ये ज्ञान का एक बाइंग क्लब है। कई सारी लाइब्रेरियां मिलकर अपना पैसा एक जगह लगाती हैं ताकि डिजिटल कंटेंट पर भारी डिस्काउंट पा सकें। और ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। कुछ लाइब्रेरियां मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं, फिर एक सेंट्रल एजेंसी सबकी तरफ से पब्लिशर्स से मोल भाव करती है और नतीजा, ग्रुप को कम कीमत पर ज्यादा रिसोर्सेज तक पहुंच मिल जाती है, जिसका फायदा हर मेंबर लाइब्रेरी और उसके यूजर्स को होता है। तो ठीक है, ये सब तो लाइब्रेरियों के लिए अच्छा है, पर इससे एक आम इंसान को क्या फर्क पड़ता है जो लाइब्रेरी के बाहर है? फर्क बहुत बड़ा है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर किसी के लिए ज्यादा जानकारी उपलब्ध होती है। लाइब्रेरियां पैसे, समय और मेहनत बचा पाती हैं, और ये सब करते हुए टैक्स देने वालों और छात्रों का पैसा भी बचता है। मतलब इसमें हर किसी की जीत है। ये पूरा सिस्टम लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है, और जैसे जैसे जानकारी का ये विस्फोट बढ़ता जा रहा है, ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि ज्ञान को साझा करने का अगला बड़ा और नया तरीका क्या होगा।